गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए। चूँकि जो अभी 12 मार्च 2019 को जो सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट वालों के लिए जो सीवीटी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के आखिर 12 मार्च 2021 को जो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कौन कौन सा थ्योरी से क्वेश्चन था और कौन कौन सा क्वेश्चन डब्ल्यूसीएस से था। तो चलिए देखते हैं हम इसको, आखिर उस क्वेश्चन को कौन कौन सा पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये जैसा कि देखिए ये ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये ट्रेड थ्योरी का है, टीटी का है, ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन है। इस ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस में देखिए क्या पूछा गया है और क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से आप लोग देखेंगे। कहता है कि 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है, यानी 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है, यानी कि 6 पोल स्टेटर मोटर है, उसका विद्युत डिग्री कितना होता है उसको बताना है। तो देखिए एक विद्युत डिग्री के लिए एक फार्मूला होता है, आप उसको याद रखिएगा। अगर जब कभी भी आपको पोल दिया हुआ रहे, देखिए यहाँ पे पोल दिया हुआ है, P मतलब आपको P दिया हुआ है 6 पोल, और जब आपको विद्युत डिग्री निकालना है, देखिए विद्युत डिग्री निकालना है, विद्युत डिग्री निकालना है, यानी विद्युत डिग्री निकालना है। जब आप विद्युत डिग्री निकालेंगे तो विद्युत डिग्री के लिए एक फार्मूला है, ध्यान से देखेंगे क्या फार्मूला है। विद्युत डिग्री जब भी आपको निकालना होगा तो 180 डिग्री गुना हम लोग पोल कर देंगे, आपका निकल जाएगा। देखिए 180 गुना पोल है आपका 6, तो 8 का 78 से 108, यानी 1080 डिग्री। देखिए अब 1080 डिग्री आप जहाँ भी देख रहे हैं, देखिए आपका 1080 डिग्री फाइनल निकला। तो 1080 डिग्री आपका देखिए कहाँ पे है ऑप्शन में। इस तरह इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो है 12 मार्च 2021 को आईटीआई इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देखिए अब ये सॉल्यूशन इसका आप देख चुके, देखिए सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस। देखिए ये पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया गया है। यानी डीसी जनरेटर में जो उत्पन्न ईएमएफ होता है उसको गणना करने के लिए हम कौन सा सूत्र का उपयोग करते हैं। तो चलिए हम इसके लिए जो हम लोग सूत्र उपयोग करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्वेश्चंस तो देख चुके हैं। इसके लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं, ये जैसा कि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। ये सी जो देख रहे हैं ना, ये ऑप्शन सी ZNP60A, इसी का हम लोग उपयोग करते हैं। जो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। जहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का होगा हम वहाँ सॉल्व करके आपको दिखा देंगे, क्योंकि ये फार्मूला है तो इसको आप लोग ऐसे पढ़ें। चलिए उसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्या कहता है क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे आप लोग। कहता है कि किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कौन से तैयार किए जा सकते हैं। किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जा सकते हैं। कॉन्टैक्टर के बारे में पूछता है कि कॉन्टैक्टर जो है ना कैसे आपका इनर्जाइज होगा, इनर्जाइज फॉर वर्किंग, काम करने के लिए। तो देखिए कोई भी कॉन्टैक्टर इनर्जाइज तब होता है जब आप उसमें क्या होगा, स्थिति को बदलने के लिए उसमें विद्युत चुंबक का संचालन करेंगे। यानी
वो अगर उसके स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करे तभी वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेट बनेगा, और तब कोई भी कॉन्टैक्टर क्या होगा, काम हो करेगा। तो इसलिए इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी कॉन्टैक्टर काम करने के लिए हमको क्या चाहिए, उसमें उसकी स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन। जैसा कि अब नेक्स्ट नंबर देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 12 मार्च 2021 CBT एग्ज़ाम, सेकेंड ईयर स्टूडेंट। अब देखिए कहता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना है, क्योंकि एक फेज है तो एक फेज से कोई भी मोटर स्टार्ट होता नहीं है। तो जब नहीं होता है तो हम उसको क्या करते हैं, एक फेज को दो फेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वही उसको कहते हैं, जब एक फेज को दो फेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको कहते हैं स्प्लिट फेज मेथड, यानी फेज विभाजन विधि। यानी उस फेज को हम लोग क्या कर दिए, एक फेज को हमने दो फेज में बदल दिया। इसी में एक फेज होता है स्टार्टिंग और दूसरा होता है रनिंग, और दोनों के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ओके, एक को हम लोग कहेंगे स्टार्टिंग, जैसे किसी एक, इसको हम मान लीजिए स्टार्टिंग वाइंडिंग मान लिए, ये हो गया स्टार्टिंग, ये हो गया स्टार्टिंग, और दूसरा क्या हो जाएगा, रनिंग। दूसरा हो गया आपका रनिंग वाइंडिंग, और इस दोनों के बीच में 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट रहता है। तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख लिए इसको 217 को। अब चलिए उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से आप लोग देखेंगे क्वेश्चंस को, और नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे। कहता है कि डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। यानी डीसी मिश्रित मोटर है, हम लोग उसी को कहते हैं डीसी कंपाउंड मोटर। यानी डीसी कंपाउंड मोटर में कहता है कि आर्मेचर धारा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। बदलने का मेन यही कारण है कि हम इसमें क्या करते हैं, आर्मेचर की धारा के दिशा को बदल करके हम उसका घूर्णन दिशा बदलते हैं। तो मुख्य मेरा उद्देश्य क्या है कि मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, जो हम मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम मेंटेन करने के लिए ही हम ऐसा करते हैं, उसकी दिशा को बदलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट चलिएगा, उसके बाद चलिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि नेक्स्ट नंबर कहता है कि घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। देखिए अल्टरनेटर में दो प्रकार का होता है, एक घूर्णन क्षेत्र को हम घुमाते हैं, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्र मतलब फील्ड को घुमा देते हैं, और फिर दूसरा हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर को घुमाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि घूर्णन क्षेत्र में क्या फ़ायदा है, कि घूर्णन क्षेत्र में फ़ायदा ये आपको नज़र आएगा कि आप इसमें क्या कर सकते हैं कि दो स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी क्यों नहीं हो। यही फ़ायदा है इसमें। फ़ायदा ये नज़र आएगा कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ दो स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या आप कुछ भी क्यों न रख लें, 2 फेज 3 फेज 4 फेज जो भी फेज रखना हो, लेकिन स्लिप रिंग आपको इसमें क्या होगा, 2 ही लेना पड़ेगा। यही इसका मेन बेनिफिट है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ये भी पूछा गया था एग्जाम में। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट जो ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था सेकेंड ईयर वाले में। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, जैसा कि आपको हम दिखा देते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों पोल कोर स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि हम लोग पोल कोर स्टैंपिंग आर लेमिनेट क्यों करते हैं डीसी जनरेटर में। यानी पटलित में करने का मतलब हम उसको क्या करते हैं, यानी उसको छोटे छोटे भाग में बांट करके उसको लेमिनेट के मतलब उसको क्या कर देते हैं, हम लेमिनेट कर देते हैं, यानी उसके ऊपर में हम लेयर चढ़ा देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने का वो मुख्य रीज़न यही है कि रिड्यूस द ईडी करंट लॉस, यानी भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम लोग पटलित करते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी होगा सही। तो फिर चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस। नेक्स्ट नंबर जैसा कि क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र के बारे में पूछ रहा है। तो ईएमएफ की गणना करने का जो ये सूत्र होता है,
ये होता है, ये ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं कि यानी ईबी बराबर होता है बैक ईएमएफ बराबर फाई जेड एन पी बाय 60A। 60A, ए मतलब होता है पैरेलल पाथ, पी मतलब होता है पोल, एन मतलब होता है आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, जेड मतलब होता है टोटल आर्मेचर की संख्या यानी या चालकों की संख्या, और फाई मतलब होता है फ्लक्स। तो यही फार्मूला होता है जो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, ये नॉमरिकल टाइप का है। चलिए इसको बना करके हम आपको दिखाते हैं कि ये नॉमरिकल जो क्वेश्चन पूछा गया था, आप ध्यान देंगे इसको, क्वेश्चन से देखिए आपको दिखा देते हैं। कहता है कि पोल डायनमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें, यानी 1000 आरपीएम लैप वाउंड और कंडक्टर की कुल संख्या 600 है। अब फ्लक्स घनत्व आपका है 0.064 वेबर है। तो हमको ईएमएफ की गणना करना है, तो चलिए हम गणना करके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चंस तो आप लोग देख लिए होंगे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है पी दिया हुआ है आपको 4 पोल है। उसके बाद आपका देखिए 1000 आरपीएम है, यानी एन दिया हुआ स्पीड 1000। उसके बाद देखिए लैप वाउंड है, तो लैप वाउंड में क्या होता है कि जितना पोल होगा उतना ही पैरेलल पाथ होगा 4, और कंडक्टर की कुल संख्या आपको दिया है Z = 600, और अगेन आपको देखिए क्या दिया हुआ है, फ्लक्स दे दिया है। तो फ्लक्स जब दे दिया है तो फ्लक्स कहने का मतलब यानी आपका फाई दे दिया है 0.064, है ना। अब चलिए हम इसमें क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए अब हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब हमको ईबी निकालना है। ईबी बराबर आप जानते हैं, ईबी बराबर होता है फाई जेड पी बाय, इसके बाद एन होता है यहाँ बाय 60A। आप इस पे क्या कीजिए, इस पे रख दीजिए। जैसे आप इस पे रखेंगे, रखिए, फाई का मान है 0.064 गुना 600। उसके बाद चलिए गुना, इसके बाद एन दिया हुआ है 1000 है, और नंबर ऑफ पोल है 4, अब बाय 60A, ए भी 4 दिया हुआ है। अब देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 बार में कैंसिल होगा, ठीक है। अब चलिए आप इसको दिखाते हैं। अब इंटू करना है, सिर्फ आप इंटू कीजिए। जब आप इसको इंटू करेंगे तो देखिए 6464 पे कितना 000, यहाँ पे 000 एक और 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 मतलब 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद यहाँ पे आएगा, यानी 640 आपका निकल करके आएगा, इसका 640। तो ये आपका देखिए इसका 640 होगा आंसर, यानी 640 वोल्ट। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया आपका 640 वोल्ट बैक ईएमएफ, यानी ई और बी बराबर। तो ऐसा देखिए अब कहाँ है आपको, चलिए हम स्लाइड करके दिखा दिए। ये टोटल ये सॉल्यूशन है। अब चलिए देखिए 640 कहाँ है, तो जहाँ पे 640 है वहाँ पे देखिए ये लास्ट
ऑप्शन डी देख रहे हैं तो इसका डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है आपका कि डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। देखिए कोई भी डीसी जनरेटर के ब्रश में यदि बहुत ज़्यादा स्पार्किंग हो रहा है, यानी भारी स्पार्किंग हो रहा है, तो उसके पीछे यही रीज़न होता है। उसमें एक एमएनए होता है और जीएनए होता है। अगर एमएनए और जीएनए का पोजीशन अगर बदलते रहेगा तभी ऐसा होता है, तभी वहाँ पे क्या होगा, आपको स्पार्किंग देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। जैसा कि आप इसका देख लीजिए, यानी एमएनए और जीएनए का पोजीशन यदि चेंज हो रहा है तभी वहाँ भारी स्पार्किंग होगा डिसीजन। एमएनए का अर्थ फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और जीएनए का अर्थ होता है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। अगर उसके पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है तभी वहाँ पे ब्रश में क्या होगा, भारी स्पार्किंग होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये भी क्वेश्चंस पूछा गया था सेकेंड ईयर वाला, जो 18-20 उसका सेशन था। उसमें ये देखिए ये फिगर दे दिया था। अब ये फिगर को देख कर कहता है कि OH लाइनों पे उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है। ये इंसुलेटर का नाम पूछ रहा है कि ये आखिर कौन सा इंसुलेटर है। ये इंसुलेटर, तो ये इंसुलेटर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस इंसुलेटर का नाम है साइकिल टाइप। जब ये इंसुलेटर को देखेंगे आप तो ये साइकिल टाइप का है, जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। ओके, ये साइकिल टाइप इंसुलेटर था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा था कि सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। यानी सर्किट ब्रेकर का जो है ना रप्चरिंग कैपेसिटी क्या होता है, यानी कि उसको हम लोग क्षमता को कैसे मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन हम लोग करते हैं MVA में, मेगा वोल्ट एम्पियर में करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा था, देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस देखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि नेक्स्ट नंबर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है। तो बहुत ज़्यादा टाइट होने का कारण क्या है, एवॉइड क्षरण से बचाने के लिए, यानी क्षरण से हम लोग बचाने के लिए, जैसे पानी उनी हो गया या मान लें नमी उमी हो गया, तो इसलिए हम लोग बहुत टाइट रखते हैं। बाइंडिंग वायर गैप टू क्लोज एंड वेरी टाइट इन पिन टाइप इंसुलेशन में, जैसे बारिश के समय में होगा तो वो क्षरण से क्या करेगा, हमको बचाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस देखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। प्राकृतिक स्रोत के बारे में पूछ रहा है। तो आपको पता है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत सन होता है, सूर्य, जो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। उसके बाद चलिए, उसके बाद देखिए ये नॉमरिकल पूछा है, यानी एक सवाल दे दिया है। सवाल में क्या कहता है देखिएगा कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना करना है, यानी गति की गणना करना है अल्टरनेटर के। इसके लिए एक फार्मूला होता है NS = 120F बाय क्या होता है, 120F बाय P होता है। जब आप इस पे रखिएगा ना तो ये आपका क्या होगा, सवाल बन जाएगा। देखिए अब आपको क्या क्या दिया हुआ है उसको देखिएगा। अब देखिए 50 हर्ट्ज है, यानी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको, 120 × F 50 दिया हुआ है, तो रख दिए। अब पोल देखिए 2 ध्रुव है, ध्रुव पोल की संख्या 2 है, आप इसको कटा दीजिए तो ये क्या होगा, 60 बार में कट जाएगा। तो जब ये कट गया तो 5 × 30, यानी आपका क्या निकलेगा, 3000 RPM निकलेगा, 3000 RPM। तो 3000 ये RPM। अब देखिए 3000 आपका RPM कहाँ है, आंसर में देखिए। तो 3000 जैसा कि सॉल्यूशन हो गया। अब 3000 RPM देखिए, 3000 RPM ये नज़र आ रहा है आपका कहाँ, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ये भी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो नेक्स्ट चलिए,
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है कि 3 कला मोटर में बाइंडिंग के बीच कला विस्थापन कितना होता है। 3 कला मोटर है, मोटर जो है ना 3 फेज वाला है, तो उसमें कहता है उस बाइंडिंग में 3 के विस्थापन कितना होगा। तो देखिए जब 3 कला है तो देखिए एक बाइंडिंग हो गया, एक दूसरा बाइंडिंग हो गया, और एक देखिए ये तीसरा बाइंडिंग है। और आपको पता है कि एक पॉइंट पे कितने का कोण बनता है, आपको ये चीज़ पता है कि एक अथी पे कितने का कोण बनता है, तो आप लोग को ये चीज़ तो मालूम है। तो एक पॉइंट पे 360 करते, ये देखिए, इसको देखिएगा आप लोग, आप इसको देखेंगे एक बार। देखिए इसको एक बार देखेंगे, देखिए इसको। अब ये जो देख रहे हैं, ये 1 मिनट, ये देखिएगा। अब देखिए ये, अब यहाँ पे बनेगा कितना 120, फिर इसके बीच में भी देखिएगा 120, और इसके बीच में भी 120, यानी तीनों फेज के बीच में क्या बनेगा, तभी तो एक पॉइंट पे, यानी कि तीनों फेज में कलांतर क्या होगा 120 डिग्री का होगा, जो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है, ये चीज़, यानी तीनों के फेज में ऐसा होता है। जैसे कि ये देखिए आप लोग, एक फेज हो गया, 2 फेज हो गया, ये 3 फेज हो गया, और एक पॉइंट पे 360 डिग्री का बनता है, तो हर फेज कितना होगा 120 का होगा, ये भी 120 का होगा, ये भी कितना होगा 120 का होगा, तभी तो एक पॉइंट पे मिल करके कितना 360 बनेगा, तीनों को जब जोड़िएगा तो। चलिए नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था, ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था कि पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है। 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड पे चलाने के लिए, तो करंट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 फेज वाला है, तो एक ये देखिए, इसको याद रखिएगा, P = √3 VL IL cos phi, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। और इसी से हम लोग क्या करते हैं, IL का मान निकालते हैं, है ना। तो इसी से हम लोग क्या करते हैं 10 HP पे, तो इसी से हम लोग क्या करते हैं IL = अब IL निकालना हुआ तो IL = P अब बाय √3 VL हो जाएगा cos phi, इसी पे रख करके हम निकालेंगे। और तो अब इसका आंसर जो आप देखिएगा, जब रख करके आप निकालेंगे ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 25 एम्पियर, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हो गया 30। उसके बाद चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा था कि 4 पोल DC मशीन के आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर पाथ होंगे। देखिए डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, तो लैप वाइंडिंग में अगर समानांतर पाथ की संख्या पूछा जाता है, समानांतर पाथ की संख्या, तो पोल इंटू कितना होता है, पोल इंटू डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर पाथ की संख्या होती है। डुप्लेक्स मतलब 2, यानी P इंटू प्लेक्स जितना रहेगा, यानी P है मेरा 4 और डुप्लेक्स मतलब होता है 2, तो 2 लेयर वाला है, तो इसलिए इसका क्या होगा 8 होगा। जब आप गुना करेंगे 4 × 2 तो 8, तो देखिए 8 कहाँ पे आंसर है, जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यही पूछा था आपको एग्जाम में। नेक्स्ट चलिएगा, उसके बाद पूछा था एग्जाम में कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं। जनरेटर में हमको ब्रश बनाना है, तो हम कौन से सामग्री का उपयोग करते हैं। तो जनरली हम लोग ब्रश जो बनाते हैं वो कार्बन और ग्रेफाइट का बनाते हैं, कार्बन और ग्रेफाइट, ठीक है, तो यही बनाते हैं।
क्योंकि ये कार्बन जल्दी इसका जो है ना ये खियाता नहीं है, घिसता नहीं है, कम घिसता है, इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है, यानी परंपरागत, यानी कन्वेनियंस पावर जनरेशन क्या, परंपरागत मतलब शुरू से जो चलते आ रहा है वो कौन सा बिजली उत्पादन है। तो ये जो है ना शुरू से परंपरागत देखे होंगे आप, ये जो है ऊष्मीय शक्ति उत्पन्न जो करता है, थर्मल पावर प्लांट, चाहे आप कहलगांव में देख लीजिए या बाढ़ में देखिए, तो ये सब आपका क्या है, परंपरागत के अंतर्गत आता है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। ओके, इसका ऑप्शन आप देख लिए। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा था कि यदि IESI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, मिनिमम परमिसेबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ़ द डिक्लेयर वोल्टेज इज 240 वोल्ट है, तो मिनिमम पॉसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज क्या होगा। देखिए 240 मेरा क्या दिया हुआ, डिक्लेयर यानी रेटेड कर दिया है कि हमारा डिक्लेयर वोल्टेज 240 है। अब देखिए जब ये 240 है, ध्यान दीजिएगा 240 है, अब यहाँ परमिसेबल वोल्टेज बोलता है, तो परमिसेबल वोल्टेज जो है ना फ्लक्चुएट करता है मेरा +-5%, तो इसका 5% आप निकाल लीजिए, तो कितना फ्लक्चुएट कर गया, प्लस माइनस क्या होता है, +-5% मेरा फ्लक्चुएट करता है, यानी घटते बढ़ते रहता है वोल्टेज में गिरावट, कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा। तो आप इसका निकालिए, देखिएगा कितना होगा। तो ये जब आप इसको इंटू करेंगे, ध्यान दीजिएगा जब आप इसको इंटू करेंगे, देखिए अब 240 गुना 5 कीजिए, तो 5 चौके 20, 5 दूना 10, 2 12, ये हो गया। इतना बटे क्या हो गया 100, 100 कट गया, 100 कट गया ना जी। तो जब 100 कट गया तो देखिए फ्लक्चुएट मेरा वोल्टेज कितना किया, फ्लक्चुएट मेरा वोल्टेज कर गया, ध्यान दीजिएगा फ्लक्चुएट वोल्टेज कर गया 12। ठीक है, या तो 12 बढ़ जाएगा यानी प्लस माइनस में, तो यानी 12 जब बढ़ गया, अब मेरा पहले वोल्टेज कितना था 240 था, तो 240 में -12 हम घटा दिए। तो जब -12 घटा देंगे तो आपका कितना निकलेगा 8 2 यानी 228। देखिए 228 कहीं आंसर है, तो कभी प्लस कीजिएगा तो 200 कितना हो जाएगा 52। तो हमको दोनों ऑप्शन लेके चलना है। तो देखिए, तो आप पहले देखिए सॉल्यूशन 228 कहीं मिल रहा है, अगर 228 नहीं होगा तो फिर क्या होगा 252, जबकि देखिए यह माइनस वाला लेके बनाया था, यानी 228 होगा, प्लस माइनस दोनों होता है इसमें, तो यानी क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कह रहा है विच ड्राइव क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के अनुसार हम कैसे क्लासीफाई कहेंगे, तो ये हम करते हैं निरंतर ड्यूटी ड्राइव, यानी कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव के अनुसार हम करते हैं। ऑपरेशन मोड के अनुसार जब हमको क्लासीफाई करना हो तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट चलिएगा, देखिए ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा था, ध्यान देंगे आप लोग, इसको देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन ध्यान देंगे आप, देखिए ये क्वेश्चन ये कहता है कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। तो कंट्रोल पैनल वायरिंग के सामग्री का नाम है ये केबल बाइंडिंग स्ट्रिप। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट चलिए, फिर देखिए नेक्स्ट चलिए, उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है। तारों को गुच्छा करने के लिए हम लोग कौन सा केबल बंधों का उपयोग करते हैं,
तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, नायलॉन टाई का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि देखिए ये फिगर देख रहे हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या देगा। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ओपन है तो हमको कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा, इसलिए नो आउटपुट, जो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए सही होगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए ये पूछा था कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। तो सिलिकॉन कंडक्टर डायोड जो है ये किस कोड को इंगित करता है, तो ये देखिए ये आपको रटना ही पड़ेगा, BY126, जो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट चलिएगा। नेक्स्ट कहता है एक सक्रिय घटक कौन सा है। तो सक्रिय घटक के अंतर्गत एक ट्रांजिस्टर आता है, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर नेक्स्ट चलिएगा। एक क्वेश्चन देखिए ये भी पूछा गया था कि एम्पलीफायर का नाम क्या है। तो एम्पलीफायर का नाम देखिए, अगर यहाँ पे Q1 है और Q2 है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ट्रांजिस्टर। इसमें 2 ट्रांजिस्टर जब लगा हुआ रहेगा तो ये क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर के अंतर्गत आता है, जो ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। फिर नेक्स्ट चलिएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखेंगे, हम आपको इसको दिखा रहे हैं और बड़ा करके। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये x जो है ना, ये x क्या इंडिकेट कर रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये जो देखिएगा कि ये x क्या इंडिकेट करता है, ये क्या करता है, ध्यान देंगे, ये क्या करेगा, आपको कन्वर्ट AC टू DC। ये कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर के पास ब्रश लगा हुआ है, तो इसका काम ही है, काम क्या है, AC को DC में बदलना, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस कहता है कि लिखा हुआ है खाद्य मिक्सचर में किस प्रकार के एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि आप लोग मिक्सचर ग्राइंडर जो घर में यूज करते हैं, उसमें कहता है किस प्रकार का मोटर का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग उसमें यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। फिर नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए हम लोग स्प्लिट फेज का उपयोग करते हैं, फेज विभाजन, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद चलिएगा, ये देखिए ये भी फिगर दिया था, ये भी फिगर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फिगर का नाम बताना है। तो चूँकि आपको जूम करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, ये एक कैपेसिटर, ये 2 कैपेसिटर, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसका जो नाम हम लोग देते हैं कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। जैसा कि आप देखिए ये ऑप्शन डी, इसका क्या होगा, आंसर होगा डी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, जो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही है। उसके बाद चलिए कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा था, सिंगल फेज से है, कह रहा था स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो कार्य सिद्धांत क्या है, लेंज के नियम पे ये कार्य करता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर उसके बाद चलिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा था कि मोटर में स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो हम लोग सूत्र का जो उपयोग करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री इज इक्वल टू 180 गुना नंबर ऑफ पोल, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी सही है। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किस उपकरण का उपयोग हम लोग करते हैं, तो हम लोग केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद चलिए ये आया था क्वेश्चन कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर देखिए ये आया था, ये वही सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, इसको आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद देखिए ये भी है, रिपीट है क्वेश्चंस, इसको भी आगे बढ़ा दे रहे हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ से जो है ना आपका WCS का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपका क्या WCS का क्वेश्चन है, WCS यानी ट्रेड थ्योरी और WCS दोनों एक साथ आपका एग्जाम में आएगा। तो चलिए ये देखिए आया था WCS का क्वेश्चन। WCS में पूछा था कि एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है। इन वर्ग की भुजा निकालना है। तो आपको पता है कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल A बराबर होगा भुजा स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। हमको भुजा निकालना है। जब हम लोग को भुजा निकालना है
अब देखिए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 625। अब भुजा स्क्वायर है तो भुजा स्क्वायर है, तो अब इसको स्क्वायर को इधर लाइएगा तो ये रूट हो जाएगा, आइए आपका क्या लिखेंगे भुजा। कहीं कोई प्रॉब्लम? अब देखिए जब आप इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना निकलेगा 25, 25 बराबर भुजा, तो यानी वही आपका होगा 25 दिखेगा, जहाँ 25 mm होगा, यही भुजा आपका निकल करके आ जाएगा। तो इतना बहुत मतलब साधारण सा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है। तो देखिए जहाँ पे 25 है तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी इसका क्या होगा, सही है। ये सारा पूछा गया प्रश्न है, ऐसा नहीं कि अपने मन से हम डाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। आप लोग जानते हैं, सारा को रख दीजिए। अब ये फार्मूला आप लोग को पता है, देखिए क्या वैल्यू आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab। ठीक है, अब बीच में माइनस है तो माइनस रखिए, फिर उसका निकालिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर को यहाँ पे रखिए, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम? अब चलिए देखिए ये माइनस को हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा, अब ये प्लस 2ab। अब देखिए जो जो कटता है उसको कटा दीजिए, ये कट गया, बी भी कट जाएगा, ए कट जाएगा, बचेगा आपको क्या, बचेगा आपको देखिए आपका बच करके सिर्फ रहेगा 4ab। तो जहाँ पे 4ab है वही आपका आंसर हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए 4ab कहाँ है, 4ab देखिए कहाँ पे है, तो ये आपका क्या है 4ab, सी नंबर सही हो जाएगा। ये इसका देखिए सॉल्यूशन है, आप ध्यान से देख सकते हैं सॉल्यूशन को, ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा। उसी प्रकार वही है, उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। कब a प्लस बी का स्क्वायर 36 दिया हुआ है और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है 24, तो हमको ए बी का मान निकालना है, ए बी का मान निकालना है। तो इसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए सबको क्रम से लिख दीजिए। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ 36, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिया हुआ है 36, तो ए स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर आपको कितना है 36 है। उसी प्रकार चलिए माइनस वाले को हम तोड़ते हैं। जब माइनस वाला को रखेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, इसका दिया है मान 24। अब हम घटाने पे इसको घटा देते हैं, साइन चेंज हो जाएगा। तो अब ये देखिए ये कट गया, ये कट गया, और ये ऐड करके कितना हो जाएगा 24ab हो जाएगा, सॉरी 4ab हो जाएगा, और ये कितना होगा 8। ठीक है, 8। कहीं कोई प्रॉब्लम है? ये आपका निकल करके कितना आएगा, सॉरी ये 12 निकल करके आएगा, सॉरी ये 12 आएगा, ये देखिएगा ये 12 आएगा, ये आपका 12 हो गया घट करके। अब ध्यान दीजिएगा, जब 12 हो गया, अब देखिए इसको कटाइए, 4 तिया 12, यानी ए बी का मान आपका क्या निकल कर आएगा 3। तो देखिए ए बी का मान कहाँ है 3, आप देख लीजिए। ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कंप्लीट देख लिए। अब यहाँ पे देखिए 3 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में, सी हो गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, ये बोला है व्हाट आर द 3 कंजिक्यूटिव नंबर इफ़ सम इज 42। 3 कंजिक्यूटिव का सम अगर 42 है तो वो नंबर बताना है। तो देखिए 3 कंजिक्यूटिव नंबर हम ले लेते हैं।
आप जैसे भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए ये पहला कंजुगेटिव x माने तो दूसरा हम मान लिए x माइनस x प्लस 1 मान लिया, और इधर मान लेते हैं x माइनस 1। क्या दिक्कत है? 3 कंजुगेटिव नंबर का सम कितना दिया हुआ है? सम 42 है, इज इक्वल टू 42 रखिए। 42 रखेंगे तब देखिए यहाँ पे से क्या होगा, एक एक कट गया। मान लीजिए 3x इज इक्वल टू क्या हो गया 42, तो 3 से कटा दीजिए 12, सॉरी 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 12 हो गया। यानी x का मान एक क्या निकला 14, ठीक है, एक 14 निकल करके आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, एक 14 आया। अब यहाँ पे एक हम क्या माने थे, देखिए हम जो माने हैं, एक माने हैं x और दूसरा माने x माइनस 1 और तीसरा माने हैं x प्लस 1 माने, तो रख दीजिए। 14 निकला, एक घटा दीजिए, वो तो एक 13 हो जाएगा। 14 एक 13 और एक जोड़ दीजिएगा उसमें तो 15, 13 14 15, जहाँ पे 13 14 15 तो देखिए यहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो सी इसका क्या होगा, सही होगा। फिर नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कहता है, इसमें कह रहा है आपको कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द सब्सटेंस। देखिए ओरिजिनल डायमेंशन कह रहा है, चेंज इन डायमेंशन, रेशियो क्या होगा चेंज इन डायमेंशन। अगर ये लेंथ को हम चेंज कर लिए, ये चेंज और फिर ये मेरा होगा ओरिजिनल लेंथ, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, स्ट्रेन कहते हैं। चेंज डायमेंशन अब बटे ओरिजिनल डायमेंशन को हम लोग कहते हैं स्ट्रेन, जो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा बी सही होगा। फिर नेक्स्ट चलिएगा, उसके बाद पूछा गया था कह रहा है कि विच वन इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस कुछ नहीं है, एक प्रकार का फोर्स ही है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है लोड बटे होता है एरिया, तो लोड बटे एरिया, तो यही होगा ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं, लोड बटे एरिया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। अब इसमें कह रहा है कि विच फोर्स एक्ट ऑन रिवेट, रिवेट पे कौन सा फोर्स काम करता है, तो वहाँ शियरिंग फोर्स काम करता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये सब WCS का क्वेश्चन है। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द वेरियस स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट में हम लोग कौन सा वेरियस स्टेज यूज करते हैं, तो हम लोग जो हीट ट्रीटमेंट में हम देखेंगे, जो हम लोग स्टेज यूज करते हैं तो वो हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा हीट ट्रीटमेंट में। तो हीट ट्रीटमेंट में हम लोग जो यूज करते हैं, एक करते हैं हीटिंग, सॉकिंग एंड क्वेंचिंग, यही 3 चीज़ हम लोग उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था, ये पूछा था बहुत एकदम सिंपल है। सिंपल क्या है कि व्हाट इज द मेटर्ड अमाउंट फॉर द डिपॉजिट RS 5000 है एंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्न फॉर इतना दिया हुआ है। आपको सीधी सी बात है कि अमाउंट निकालना है और आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ना। तो आप जानते हैं कि अमाउंट यानी मिश्रधन इज इक्वल टू होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो इस पे रख दीजिए, हमको अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000 प्लस 500, तो कितना हो जाएगा 5000 प्लस 500। तो जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये 5500 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बहुत हल्का सा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग इस पर घबराना नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपको बी नज़र आएगा, देखिए ये बी, तो ये बी हो जाएगा इसका सही, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालना है, प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय इतना एंड प्रॉफिट इतना हो रहा है।
बेच रहे हैं, यानी आप 572 रुपये में बेच रहे हैं, उस पर प्रॉफिट हो रहा है 72 रुपया, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? तो इसका अर्थ ही आपका है क्या, ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य जिसको कहते हैं 572 है, और प्रॉफिट हो रहा है आपको 72 रुपया, तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस सीपी बराबर व्हाट, तो सीपी में क्या करना है हमको, प्रॉफिट को घटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सीपी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, 572 माइनस 72, तो आपको क्या निकल करके आएगा, आपको निकल करके आएगा 500। तो सीपी आपका क्या निकला, 500 निकल गया। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कहाँ पे आंसर है, तो ये 500 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन पूछा था, देखिए चलिए इसमें व्हाट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू इतना केजी एंड कोफिशिएंट इतना दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए फोर्स निकालना है, यानी F इज इक्वल टू हम आपको बताए हैं म्यू इज इक्वल टू आर, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आर, F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। इस पे आप रख दीजिए, आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए कितना दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है 0.24 और आर दिया है 20 kg। जब आप इसको इंटू करेंगे तो इंटू करने के बाद आपको कितना होगा, 480 होगा। अब देखिए 480 है तो 2 अंक के बाद आएगा पॉइंट, तो 2 अंक के बाद ये पॉइंट आएगा, तो इतना केजी निकला, यानी 4.8 क्या निकलेगा आपका, 4.8। देखिए अब 4.8 क्या है, कहाँ पे है, तो 4.8 देखिएगा ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ए पे है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए। इसके बाद देखिए ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर इफ़ द डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री और उसके बाद पाई आर स्क्वायर। इस पे रख करके आप निकाल दीजिए, इस पे आप निकालिए रख करके। थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा है 60/360, पाई है 22/7 रखिएगा, और आर है देखिए यहाँ डायमीटर 12 है, तो 12 का आधा क्या होगा, 6 गुना 6। अब इसको कटा दीजिए, 6 छाक 36, एक 6 कट गया। ठीक है, एक 6 कट गया। अब देखिए आप इसको क्या कीजिए, 22/7 का मान आप जानते हैं, 22/7 को 3.14 रख दीजिए और गुना 6 गुना कर दीजिए आप। जब आप गुना करेंगे तो गुना जब आप कीजिएगा तो 6 चौके 24, 2 6 2 8 और 6 तिया 18, यानी 18.84 होगा। ये देखिए 18.84 कहाँ पे है, 18.84 देखिए ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है आपको, ये ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप बेस्ड ऑन द 1/3 ऑफ ए हाइट। इसमें देखिए ये क्वेश्चंस आपका क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से आप देखिए, आपको बड़ा करके दिखा रहा है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई फ्रॉम इट्स बेस इज 1/3 ऑफ इट्स हाइट।
तो वैसा कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप है, तो ये ट्रायंगल में आप देखिएगा इसके बेस से क्या होता है, इसका सेंटर लाई करता है 1/3 पे, ठीक है। इसके हाइट के 1/3 हिस्से पे काम करता है, तो ये होता है ट्रायंगल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए और कौन क्वेश्चन आया था, ये आया था, ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ द ईयर इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जब आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसमें ईयर को किससे डिनोट करते हैं, तो ईयर को एन से डिनोट करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। फिर नेक्स्ट चलिए, अब देखिए एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से है ये सवाल जो दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू होता है मटेरियल, रॉ मटेरियल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में आएगा रॉ मटेरियल कॉस्ट और मैसेनिंग कॉस्ट। तो ये रॉ मटेरियल कॉस्ट और मैसेनिंग कॉस्ट जो है ना टोटल कॉस्ट के अंतर्गत आता है, जो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी होगा। उसके बाद चलिए अंडर एस्टिमेट के कुछ डिफिनेशन देना। अंडर एस्टिमेट क्या है, आप नहीं करते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो मैं आप एक ओवर एस्टिमेट हो जाता है, एस्टिमेट से बाहर हो, एक अंडर एस्टिमेट। तो अंडर एस्टिमेट मतलब कहने का मतलब एन एस्टिमेट इज फील शॉर्ट ऑफ एक्चुअल एस्टिमेट से। एक्चुअल एस्टिमेट से आपका कम रहेगा तो उसको अंडर कहेंगे, और उससे ज़्यादा रहेगा तो ओवर कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ओके नेक्स्ट चलिए, बस यही आपका जो है ना 12 मार्च 2021 सेकेंड ईयर ITI इलेक्ट्रीशियन के CBT एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो जो कोई भी अब सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देंगे, जैसे कि आपका 19-21 सेशन वाला जो अब सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देंगे, वो ज़रूर इस वीडियो को देख लें कि आखिर ये सेकेंड ईयर प्रीवियस एग्ज़ाम में कैसा पूछा गया है क्वेश्चन CBT एग्ज़ाम में। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। जो कोई विद्यार्थी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ITI से संबंधित आपको सूचना उपलब्ध हो सके। थैंक यू।